दोस्तों, लेक्स इज रेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सब्जेक्ट और इंटरनल एड्स के पार्ट 13 जो कि लास्ट लेक्चर है इंटरनल एड का, पंक्चुएशन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पंक्चुएशन जो है डेफिनेशन अगर देखें तो इसका मतलब हुआ यूज़ ऑफ मार्क्स सच एज कोमास, पीरियड्स, सेमीकोलन, कोलन्स इन ए स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पंक्चुएशन जो है जनरली एक माइनर एड मानते हैं इसको, ठीक है, टू कंस्ट्रक्शन एज लीगल टेक्स्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रेड बेसिकली बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग रादर देन सोलली रिलाइंग ऑन पंक्चुएशन। एक तो देखिए माइनर एड इसको हम कह रहे हैं। दूसरा, जब भी इंटरप्रिटेशन में हम चलते हैं तो जो लिटरल रूल होता है, जो फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया था, जो कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करता है और ग्रामेटिकल मीनिंग की बात करता है, वो हम टेकअप करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडर रूल क्या है कि पुराने समय में देखिए जो कानून थे वो बिना पंक्चुएशन के होते थे, तो ज़्यादा सा रोल अटैच नहीं करते थे कोर्ट्स पंक्चुएशन को। लेकिन नाउ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन प्रायोरिटाइजेज लेजिस्लेटिव इंटेंट, और इसलिए जो पंक्चुएशन जो है स्टिल is minor or secondary aid and not a controlling factor when ambiguity arises. Courts generally follow a two-step approach, और वो two-step approach क्या है? एक तो primary consideration of the punctuation. Modern statutes include punctuation, so courts first interpret provisions as they are punctuated. ये हो गई पहली बात। If the provision makes clear sense with punctuation, the court adheres to that interpretation. यानी कि सारे रूल कोमे वगैरह सब समझ के अगर हम करते हैं और रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जैसा चाह रहे हैं वैसा आ रहा है, जैसा कानून बनाने वाले चाह रहे हैं वैसा आ रहा है, तो ठीक है। Ignoring punctuation in case of ambiguity. If the punctuated version leads to ambiguity or inconsistency with the statute's intent, नाउ कोर्ट्स डिसरिगार्ड पंक्चुएशन, यानी फिर हम पंक्चुएशन को भूल जाएंगे और इंटरप्रेट करेंगे प्रोविजंस को एज इफ दे वर अनपंक्चुएटेड, यानी कि कोई पंक्चुएशन का उसमें रोल नहीं रहेगा। दिस इंश्योर्स दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज अपहेल्ड रादर देन बीइंग डिस्टोर्टेड बाय मिसप्लेस्ड और मिसलीडिंग पंक्चुएशन। नाउ रोल ऑफ पंक्चुएशन इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, मिनिमम इम्पोर्टेंस है। ट्रेडिशनल व्यू तो ये है, लिटिल वेट दिया पंक्चुएशन को ट्रेडिशनल कोर्ट्स ने। अगर हम देखें तो एम्फेसाइजिंग दैट स्टैट्यूट्स शुड बी इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल रूल्स एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। नाउ मॉडर्न अप्रोच इज कॉन्टेक्चुअल इम्पोर्टेंस। सम कोर्ट्स नाउ दे रिकॉग्नाइज दैट पंक्चुएशन कैन हेल्प क्लेरिफाई एम्बिग्यूटीज इन स्टैट्यूट, especially when it affects the meaning of words or phrases. Now the golden rule is that if the punctuation alters the intended meaning or leads to absurd results, courts may ignore or adjust it to align with the legislative intent, जो कि golden rule है ही। Now harmonizing with the legislative intent, if the punctuation creates ambiguity, courts prefer to interpret the statute in a way that aligns with the overall purpose and context of the statute. कुल मिला के बात ये है कि सारे कॉम में सेमी कोलन वगैरह सब ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट आ रहा है इंटरप्रिटेशन में ठीक, और नहीं आ रहा तो उसको बिना पंक्चुएशन के रीड कर लेते हैं बेसिकली। नाउ AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है 1950 का। नाउ चीफ जस्टिस कान्या इन दिस केस हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पंक्चुएशन, particularly the comma, in Article 22 Clause 7 of Indian Constitution. He emphasizes that the repeated use of the word which followed by a comma indicated that a disjunctive, that is rather than a conjunctive reading, मतलब disjunctive मतलब separate reading should be there. Now the framers intended that separate interpretation of the clauses should be there. Now सेकेंड केस है शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसमें AK गोपालन की जो इंटरप्रिटेशन थी वो रूल कर दी लार्जर बेंच ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 22 क्लोज 7 रिक्वायर्ड ए डिफरेंट रीडिंग फेवरिंग ए कंजक्टिव इंटरप्रिटेशन, दैट इज सबको मिला जुला के करो, ना कि सेपरेट। दिस केस
basically demonstrated the judiciary's evolving approach to constitutional interpretation, prioritizing substantive meaning over strict grammatical construction. अब मोहम्मद शाबिर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1979 का। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 27 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को, और जो फ्रेज था दैट इज मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेल, सेल्स, स्टॉक्स और एग्जिबिट्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग्स की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया देयर इज नो कोमा आफ्टर द वर्ड स्टॉक्स। देखिए कोई कोमा नहीं है यहाँ पे, वर्ड और है। So this grammatical structure means that the phrase stocks or exhibits is qualified by the subsequent words for sale or distributes. So therefore mere stocking of a drug without the intent to sell does not constitute an offense. यानी कि सेल करना तो ऑफेंस है, स्टोर करना ऑफेंस नहीं है। An offense under section 27 is made out only when stocking is for sale विदाउट ए प्रॉपर लाइसेंस। अगर आप स्टॉक कर रहे हैं सेल के लिए और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर ये आपका ऑफेंस होगा। ये कोमा ने यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट केस लो देखिए, एम के सालपेकर वर्सेस सुनील कुमार श्याम सुंदर चौधरी 1988 का केस है ना। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 130 क्लोज 5 ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस and bearer letting of houses and rent control order. This provision allowed a tenant to be evicted under certain conditions. Number one, if the tenant secured alternative accommodation, यानी कि किराएदार ने कोई और जगह ले ली है, या if the tenant left the area continuously for 4 months but did not reasonably need the house, यानी कि 4 महीने तक वो उसको अपने रेंटेड अकोमोडेशन को छोड़ दिया और उसको अब ज़रूरत नहीं है उस घर की। ना द की इशू बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द फ्रेज डज नॉट रीजनेबली नीड द हाउस, यानी कि उसको घर की आवश्यकता नहीं है, वाज लिंक टू द कंडीशन ऑफ सिक्योरिंग अल्टरनेटिव अकोमोडेशन। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कोमा आफ्टर अल्टरनेटिव अकोमोडेशन इंडिकेटेड ए क्लियर ग्रामेटिकल सेपरेशन, यानी कि अलग अलग हुआ। यानी कि एक तो उसने अल्टरनेटिव अकोमोडेशन ले ली और दूसरी कंडीशन होगी 4 महीने तक वो घर नहीं आया या घर को छोड़ दिया और उसको घर की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नाउ ए टेनेंट कुड बी evicted आइदर बाय सिक्योरिंग अल्टरनेटिव अकोमोडेशन और फॉर लिविंग द एरिया एंड नॉट नीडिंग द हाउस। ये फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए कोमा ने बड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस 1952 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें हेल्ड किया कि पंक्चुएशन इज ए माइनर एड एंड शुड नॉट कंट्रोल द प्लेन मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। द कोर्ट एम्फेसाइजेज दैट इफ द वर्ड्स आर क्लियर पंक्चुएशन शुड नॉट बी यूज टू अल्टर देयर मीनिंग, यानी कि अगर मीनिंग क्लियर है तो ज़्यादा पंक्चुएशन पे फोकस नहीं करना है। ऐसे वेंकटरमन वर्सेस स्टेट का 1958 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट वाइल पंक्चुएशन में प्रोवाइड guidance, it cannot override the textual meaning derived from the statute। बड़ी क्लियर सी बात है, गाइडेंस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, एम के रंगानाथन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मद्रास 1955 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोबारा से कहा कि पंक्चुएशन इज मेयरली ए टूल फॉर रीडिंग ए स्टैट्यूट एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए डिटर्मिनेटिव इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, यानी कि बेसिकली एक टूल की तरह देखेंगे, एक हेल्प की तरह देखेंगे, ज़्यादा सी इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करनी है। नाउ इंग्लैंड का केस देखिए, हेनलॉन वर्सेस लॉ सोसाइटी 1981 का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स रूल दैट पंक्चुएशन शुड नॉट ओवरराइड द क्लियर इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। नाउ लॉर्ड लोरी emphasized that the punctuation is a minor aid and courts should focus on the natural and ordinary meaning of the words। आर वर्सेस केसमेंट का 1917 का केस है, किंग्स बेंच का, इंग्लैंड का। केस इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीजन लॉज एंड कोर्ट कंसिडर्ड पंक्चुएशन बट अल्टीमेटली प्रायोरिटाइज्ड द ग्रामेटिकल मीनिंग एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब देखिए INS वर्सेस कार्डोजा फोन्सिका यूनाइटेड स्टेट्स का केस है। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट वाइल पंक्चुएशन कैन बी कंसिडर्ड
statutory interpretation must rely primarily on context and legislative history. यानी कि ये बार बार बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव इंटेंट को प्रायोरिटी देनी है। दोबारा से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बेट्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के केस में 1997 में हेल्ड किया प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन स्टैट्यूट इट शुड नॉट ओवरराइड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। कंक्लूजन क्या है देखिए दोस्तों, वाइल कोर्ट समटाइम्स रेफर टू पंक्चुएशन इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन दे प्रायोरिटाइज लेजिस्लेटिव इंटेंट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो देखें कानून बनाने वालों की मंशा क्या है, फिर उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है। और पंक्चुएशन एक सप्लीमेंट्री एड है, हेल्प है बस, रादर देन ए डिसाइसिव फैक्टर। Punctuation is a secondary aid in statutory interpretation and court should focus on legislative intent and contextual meaning and grammatical structure over punctuation. If punctuation conflicts with the purpose of the law, it is disregarded. बड़ी क्लियर सी बात हो रही है, ज़्यादा सा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, लेजिस्लेटिव इंटेंट को देना है। और यदि पंक्चुएशन के साथ रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रीजनेबल आ रहा है, गुड आ रहा है, तो इट इज़ ओके, अदरवाइज डिसरिगार्ड कर देंगे। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करिए और आप हमें एक्स, इंस्टा और फेसबुक पे डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और साथ साथ में बताइए किस और सब्जेक्ट पे हम डिस्कशन करें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।